अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं इसमें चीज़ें शेयर करूंगा उसको समझकर, ज़रूरत लगे तो उसको नोट डाउन करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और देन उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। एटलीस्ट मैं उन सभी लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूं जो गंभीर हैं, जो सिंसियर हैं, इसी बार का ARO 2023 का प्रीलिम्स निकालने के लिए वो एटलीस्ट ये चीज़ ज़रूर करेंगे। तो पूरा देखिए, आपको बहुत सारे आपके जो भ्रम हैं, जो डाउट्स हैं वो दूर होंगे और जो भी चीज़ें आप अभी तक फॉलो करते आए हैं उसको लेकर के या जो आप आगे फॉलो करने वाले हैं उसको लेकर के एक नई क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी एंड एक आत्मविश्वास आपके मन में डेवलप होगा, विकसित होगा। बात करता हूँ, देखिए कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ वो एक्चुअल में काम करती हैं, वही चीज़ें मैं शेयर करूँगा। मैंने पहले भी जो चीज़ें आपको शेयर की हैं आप सभी के साथ वो वही शेयर की हैं जो 100% काम करती हैं। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताता जो अनरियलिस्टिक है, जो एक्चुअल में जब आप पढ़ने बैठोगे किसी किताब को या सोर्स को या किसी भी चीज़ को, किसी कोई टेस्ट पेपर लगाने बैठोगे तो आपको उसमें फ़ायदा ना हो, ऐसी कोई मैं चीज़ बताता नहीं हूँ। तभी आपको एक्चुअल में मेरे साथ जुड़कर फ़ायदा हुआ है और होता आ रहा है। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आप ये चीज़ जानते हैं। और अगर आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा, ये श्योर है। 100% इसमें एक चीज़ है। अब मेन बात ये आती है कि जीएस में 85 से 90 कैसे स्कोर करें। मेन ये आज का जो थीम है, जो टॉपिक है वो ये है, हर किसी को ये जानना है। अब जो चीज़ें मैं यहाँ शेयर करूँगा उससे जो काम आप 10 घंटे में करते वो आप 4 से 5 घंटों में कर लोगे। अगर जो चीज़ आप 2 घंटे में करने वाले थे तो वो आप आधे घंटे में कर लोगे। कैसे करोगे, 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक आप चीज़ क्लियर कर लें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको सही तरीका नहीं मालूम है तो आपको चाहे कितनी भी कोई भी चीज़ दे दी जाए, लेकिन आप जब तक उस तरीके को फॉलो नहीं करते हो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें देन जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से भी कितनी सीट्स होती हैं और देन उसमें कितने लोगों का कितने गुना कितने टाइम्स पे सिलेक्शन होता है, ये बात आपको मालूम है प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में जो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और जितना ज़्यादा महिमा मंडन ARO का पिछले 6 महीनों में हुआ है, उसके पद को लेकर के जितना गर्मा में स्थिति आपको दिखाई जाती है और जो कि एक्चुअल में होती भी है, बट जितना ज़्यादा महिमा मंडन किया जाता है उससे इस पद की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है और कंपटीशन भी उतना ही ब्रूटल है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इसमें सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। जिसने प्रीलिम्स निकाला है, जो प्रीलिम्स निकालता है उसके पास में एक अपना तरीका होता है और वो तरीका उतना आपको डीप में कोई नहीं बताता। बुक्स तो आपको सब बता देंगे, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको सोर्स नहीं बताएगा कोई या बुक नहीं बताएगा, वो सब बता देंगे। लेकिन जो एक्चुअल में सटीक तरीका है, जो काम करेगा, या जो प्रॉब्लम जब आप डेली पढ़ने बैठते हो सोर्स लेकर के, तो जो प्रॉब्लम आती है उनको कोई काउंटर नहीं करता है, उनके बारे में कोई डाउट्स दूर नहीं करता है और आपकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं बनी रहती है। तो वो जो सीक्रेट्स हैं मैं वो आपको बताऊँगा। अब एक बात आप समझो, ये सीक्रेट्स आपको जल्दी जल्दी कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पर आपने इस चीज़ को नहीं देखा होगा, इसलिए क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें पता लग गई तो आप डरोगे नहीं। आप जो चीज़ फॉलो कर रहे हो उस पर भरोसा करने लगोगे, आप खुद पर भरोसा करने लगोगे। इससे फिर होगा क्या कि आप पेड कोर्स नहीं लोगे, आप किसी तरीके के बहकावे में नहीं आओगे। ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स खराब है, पेड कोर्स कभी भी खराब नहीं होता है, लेकिन पेड कोर्स के पीछे की जो नीयत है या पेड कोर्स में भी जो क्वालिटी है, जो वैल्यू आपको प्रोवाइड हो रही है कि नहीं, ये मैटर करता है। अगर कोई पेड कोर्स ऐसा है जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, आपको सिखाया जा रहा है, आपकी कमियों पर काम करवाया जा रहा है, आपको ऊपर उठाया जा रहा है, तो वो पेड कोर्स बहुत अच्छा है। बहुत से लोग हैं पेड कोर्स के थ्रू बहुत बहुत चीज़ें सीखते हैं, करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स से हो जाएगा ये कहना, हमारा ज्वाइन कर लिया तो 100% गारंटी है, क्लेम है, ये नहीं किया तो बिल्कुल नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ों से, प्रलोभन से अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है, साल वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ये एक डर का माहौल क्रिएट किया भी जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा काम करता है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें समझनी है, ये सब सीक्रेट्स हैं। 1 बाय 1 बात करूँगा। पहली चीज़ ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि बुक्स सबके पास है। जनरली जितने भी सिंसियर लोग हैं वो बुक्स अरेंज कर लेते हैं, बुक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास होती है। इसके बाद में जो पेड कोर्स या मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, जिनके पीछे आप सोचते हो कि यार उसने ये पीडीएफ पढ़ी है सेंसस की या यूपी स्पेशल की, उस कोचिंग की वो पीडीएफ अगर कहीं से मिल जाए, या अगर करंट अफेयर्स का वो पीडीएफ मिल जाए, वो वीडियो किसी तरह से अगर लीक होकर मिल जाए तो हमारा भला हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उस चीज़ की कोई आजकल कमी नहीं है। अगर आप एक्चुअल में थोड़े भी स्मार्ट हो तो आप हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। दिल्ली वगैरह से हर चीज़ कुरियर हो जाती है। कोई ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं है जो आज की तारीख में आपको नहीं मिल सकता।
100-200 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, बट चीज़ आपके घर पे बैठे आ जाएगी। तो उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर आपको वो मटेरियल नहीं मिलेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मटेरियल आजकल सबके पास है, फिर भी सिलेक्ट कितने लोग होते हैं वो आपको मालूम है। इवन आपको खुद पता होगा कि आपने पहले डिफरेंट कई कोचिंग के या कई जगहों पर पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे, या इवन अभी भी आप ज्वाइन करके रखे होंगे, आपके पास अभी भी होगा, बट स्टिल आपके नंबर नहीं बन रहे हैं, या आप अभी भी अपनी जो कमियां हैं उनको नहीं तराश पा रहे हैं, अभी भी अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या करें या क्या ना करें, क्या पढ़ें या क्या ना पढ़ें, अभी भी रिवीजन में प्रॉब्लम है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्ट सीरीज में नंबर कैसे बढ़ाएं, ये सब प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए ये तो आप जान गए कि बुक्स और पेड कोर्स और जो मटेरियल है इससे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें और हैं इसके बियॉन्ड, जिनसे एक्चुअल में आपके नंबर 85-90 बनेंगे, सो दैट आप हिंदी में फिर 50-55 प्लस ला करके सिलेक्शन अपना ईजिली प्रीलिम्स में ले पाओगे। अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि आपके पास उतना समय भी नहीं है कि आप कोई लक्ष्मीकांत जैसी मोटी बुक उठा लो और पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक पढ़ना शुरू कर दो, या कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक उठा लो रमेश सिंह जैसी इकॉनमी की, और आप पहले पेज से लेकर के 400 पेज तक पढ़ रहे हो उसको लाइन बाई लाइन। या आपने एस के पांडे भी अगर उठा ली पहले पेज से लेकर के अगर आप आखिरी पेज तक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपका एग्जाम के एक हफ्ता रह गया है, और तब भी आप उस बुक को एग्जाम में अगर उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया होगा। देखो, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ आप लोगे, एक बार 2 बार पढ़ लोगे, लेकिन क्या आप उसमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से वो आंसर निकाल पा रहे हो? एग्जाम में क्वेश्चन आपका सही हो रहा है कि नहीं? अल्टीमेटली तो वही मैटर करता है ना। आपने 4 घंटे कितना भी पढ़ा, लेकिन अगर आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं निकला प्रीलिम्स, तो आपकी मेहनत का कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, आपके दोस्त यार समझ जाएंगे, आपके माता पिता समझ जाएंगे, बट बाकी दुनिया को क्या मतलब है? आपका नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक को पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन पढ़ें। आपको स्मार्ट तरीका चाहिए, और वही कुछ सीक्रेट मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 20-22 मिनट का 25 मिनट का वीडियो हो सकता है। जिस इंसान को जल्दी हो, शॉर्ट्स देखने की आदत हो, या ये हो कि नहीं जल्दी 5 मिनट में कुछ ऐसा मिल जाए, भाई 5 मिनट में केवल मैगी बनती है। 5 मिनट में मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, जो मैं आपको 5 मिनट में ऐसी कोई टॉनिक या कोई चीज़ बता दूं और कह दूं कि यहाँ पे ये मेरा कोर्स ले लो और इसमें तुम्हारा 5 मिनट बाद तुम सब जान जाओगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लोग ऐसा भी करते हैं, वो ऐसा आपको बताएंगे वीडियो के पहले ही स्टार्टिंग में कि 5 मिनट ये मेरा वीडियो देख लेना, 5 मिनट के बाद में तुम आरो बन के निकलोगे यहाँ से। मतलब आगे चलता हूँ। सबसे पहला सीक्रेट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके ऑप्शंस कैसे एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, मैं 100 बार नहीं चीख पाऊंगा। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मैं वीडियोस के लिंक्स भेजता रहता हूँ, जो जब बनाता हूँ आपको वीडियो मिलेगा, उसको देखिए। पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है अभी तक, वो एकदम नई चीज़ है, हैक हैं वो सब सीक्रेट्स हैं जिनसे एग्ज़ाम निकलेगा आपका। अगर आप गंभीर हैं, सिंसियर हैं, तो उनको पकड़िए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंतज़ार मत करिए कि हमने पेड बैच नहीं लिया है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, फलाने का सिलेक्शन तो ऐसे हुआ था, उसने ये बताया था, उसने वो बताया था। ये सब फालतू की बातों में दिमाग ना रखिए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करिए। आपको UPPCS के कम से कम 7 से 8 सालों के, यानी कि 2015-16 से 2023 तक के पेपर्स को एनालाइज करना है, उसके जो ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज करना है। इससे जो आप सीखोगे ये आप किसी पेड कोर्स में नहीं सीख सकते। मैं ओपनली बता रहा हूँ ये आपको, और ये रियलिटी है, ये सच है। वो जब आप करके देख लोगे तो आपको खुद में पता चल जाएगा कि आज तक आप क्या कर रहे थे। दूसरी चीज़ क्या है कि करंट अफेयर्स में आपको मोर देन एवरेज करना है। करंट के अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 20 में 20 सही करें, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 25 में से 24 सही करें। आप अगर 20 में से 16 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करंट अफेयर्स के अंदर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स को अपने प्राण नहीं दे देने हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन करंट अफेयर्स इतना भी बेकार नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ पर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, जो किसी भी मैगजीन में मिल जाते हैं, जो आए दिन आपके सामने न्यूज़ चल रही थी उसमें थे, और आपने उनको भी गलत कर दिया, तो फिर आप डिजर्व ही नहीं करते हो कि आप प्रीलिम्स क्लियर करो। क्योंकि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का रोल आपको समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति 4 साल से 5 साल से एग्जाम दे रहा है उसका स्टैटिक का पोर्शन तैयार है, लेकिन करंट अफेयर्स उसको भी पढ़ना पड़ता है। और अगर उसने करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं दिया तो आप देखोगे बहुत से आपको पुराने चावल मिलेंगे, सीनियर लोग मिलेंगे। आपने देखा होगा कि वो UPPCS प्रीलिम्स देते हैं बट उनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि उनका स्टैटिक वीक था या उनको कोई चीज़ मालूम नहीं है, मालूम है, बट उन्होंने एंड टाइम में जो लापरवाही की या ध्यान नहीं दिया, या वो कुछ चीज़ें जो अपनी करंट अफेयर्स की तैयार नहीं कर पाए, तो उस वजह से हुआ क्या कि उनका स्टैटिक अच्छा होते हुए भी जो करंट के ईजी क्वेश्चन भी उनके गलत हो गए, तो वो बिलो एवरेज रहे। मोर देन एवरेज भी अगर वो करंट में ले आते तो उनका आराम से सिलेक्शन हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो करंट का अफेयर्स की जो वैल्यू है वो ये है कि
एग्जामिनर इस तरीके का पेपर सेट करता है कि जो नया बच्चा है उसको भी एक समान मौका मिले और जो पुराना इंसान है उसको भी एक समान मौका मिले। तो इसलिए करंट अफेयर्स की वैल्यू है। और अगर आप उन इजी क्वेश्चंस को भी सही नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे प्रीलिम्स में। इसलिए मोर देन एवरेज आपको करना है। मोर देन एवरेज करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब करंट अफेयर्स का एक अलग सेक्शन है, मैं उसके बारे में बात करता रहता हूँ। और भी वीडियोज़ हैं, कौन सी मैगजीन फॉलो करें, क्या तरीका हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, ये अगर आपने नहीं जाना तो करंट अफेयर्स की आप दो मैगजीन तो आप महीने में ला के रखेंगे। फिर एक दो जो कोचिंग है जो बहुत पॉपुलर है, जो आपको क्लेम करती है कि हमारे में से आएगा, आप उनके पीछे भागेंगे और यही सब करते करते आपका एग्जाम आ जाएगा। और जो ईजी क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए थे एक्चुअल में, जो आपकी पतली सी 20 रुपये 25 रुपये की किताब से मिल जाते, आप वो भी एक्चुअल में एग्जाम में गलत करके आओगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चल पाया कि करंट अफेयर्स को एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं पूछी जाती हैं, और आप करंट में सारी चीज पढ़ के जाओगे। एंड एक्चुअल में अगर आप थोड़ा बहुत भी सिंसियर हो और आपने पढ़ाई कर रखी है तो ये चीज आप जान चुके होगे कि करंट अफेयर्स अपने आप में एक विषय बन चुका है। करंट अफेयर्स में जितना सिलेबस होता है, जितनी चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक से भी ज़्यादा हैं। हिस्ट्री में तो आपको पता है कि एंशिएंट में इतना है, मिडीवल में इतना है, मॉडर्न में इतना है। करंट में तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेज हैं वो पूरे साल में बहुत सारे हैं। इसी तरीके से आप देखोगे तो कोई कल्चर से रिलेटेड चीज़ चल रही है वो बहुत सारी हैं, सबमिट बहुत सारी हैं, कभी G20 हो रही है, कभी G7 हो रही है, कभी क्लाइमेट के ऊपर सबमिट हो रही है। आप देखोगे कभी कभी कोई बिल निकल रहा है, देन वो एक्ट बन गया, तो एक्ट बहुत सारे हैं। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स में इतने सेक्शंस होते हैं, इतने सब टॉपिक्स होते हैं कि उनको सबको तैयार करने के लिए अगर आपके पास स्मार्ट प्लान नहीं है तो आप एक्चुअल में तैयार करोगे नहीं, और फिर अगर आपने ढंग से तैयार नहीं किया है तो आपका कहीं ना कहीं नंबर नहीं बन पाएंगे। थर्ड चीज़, जो फोर्थ चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, वो है घटना चक्र और ल्यूसेंट। अब इस घटना चक्र और ल्यूसेंट की वैल्यू ये है जो आपको इतना कोई क्रिस्टल क्लियर बताएगा नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू आप अब समझ लो। आपने जितने भी टॉपर्स के आज तक वीडियो देखे हैं, कोई भी एक ऐसा टॉपर मुझे बता देना कमेंट में जिसने ये कहा हो कि मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ी और मेरा एग्जाम निकल गया। कोई भी एक बता देना। या तो उस व्यक्ति ने आपको ढंग से बताया नहीं होगा, मतलब उसने आपसे छुपा लिया होगा, वरना अगर आप 100 वीडियोस उठा के देखोगे टॉपर्स के तो उन्होंने ये बात क्रिस्टल क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट वे में बताई होती है आपके भले के लिए कि घटना चक्र तो बिल्कुल आपको रट के जाना है। घटना चक्र तो मैंने 5-5, 6-6 बार 8-8 बार पढ़ी थी। और अगर आपको इस चीज़ का सबूत लेना हो तो आप देख लीजिए डिफरेंट टेलीग्राम चैनल पर, इवन यूट्यूब पर आपको टॉपर्स के नोट्स मिल जाएंगे। उन्होंने घटना चक्र के, ल्यूसेंट के पूरे नोट्स बना रखे हैं, 70-70, 80-80 पेज के। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 100 पेज के नोट्स बने हुए हैं, ज्योग्राफी के 120 पेज के नोट्स बने हुए हैं। उन्होंने पहले घटना चक्र को 3, 4, 5 बार, 6 बार पढ़ा, उसके बाद उन्होंने उसके नोट्स बनाए। अब आप सोचिए कि आप अगर घटना चक्र को तैयार नहीं कर पा रहे हैं या घटना चक्र को कैसे पढ़ना है ये अगर आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो आप कॉम्पिटिशन में हैं ही नहीं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जो भी बच्चा नया तैयारी कर रहा है, जो भी कैंडिडेट नया है अभी इस प्रिपरेशन में, उसको ये गांठ बांध लेनी है आज के आज कि अगर आपने घटना चक्र और ल्यूसेंट को तैयार नहीं किया तो आप एग्ज़ाम ना दें, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप अपना समय बचाएंगे। समय आज की तारीख में बहुत कीमती है। आप उतने टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर मूवी भी देखेंगे ना तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, रादर देन कि आपको घटना चक्र एंड ल्यूसेंट की चीज़ें भी नहीं आती हैं और आप आरओ का प्रीलिम्स निकाल लेंगे ये सपना देख करके एग्ज़ाम देने चले गए। वो टाइम वेस्ट है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और ये चीज़ जितनी जल्दी जो इंसान समझ जाएगा वो प्रिपरेशन में उतना ही एक्सेल करेगा। जिस व्यक्ति के टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे हैं वो व्यक्ति अगर PYQ को लगा लेगा, वो व्यक्ति अगर घटना चक्र को लगा लेगा, वो व्यक्ति अगर ल्यूसेंट को ढंग से पढ़ लेगा। एंड जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि घटना चक्र और ल्यूसेंट, तो ऑलरेडी मैं 50 बार ये चीज़ बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में एक लाइन में बताऊँगा। घटना चक्र और ल्यूसेंट कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। घटना चक्र में जो चीज़ें हैं 80 to 85% कॉन्टेंट ल्यूसेंट में वो ही है। तो जो चीज़ आपको नई मिले ल्यूसेंट या घटना चक्र में, जो भी चीज़ आप पहले पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ पहली चीज़ पढ़ने के बाद दूसरे में आपको नई मिल रही है, सिर्फ वो पढ़नी है। जो चीज़ आपको पता है वो आपको उसमें नहीं पढ़नी है। तो ऐसे क्या होगा कि आपको सिर्फ 15 से 20% कंटेंट ऐसा होगा जो नया मिलेगा, जो आपको तैयार करना है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले घटना चक्र 4 महीने पढ़ोगे फिर आप 3 महीने ल्यूसेंट पढ़ोगे। वो दोनों साइमल्टेनियसली आपकी एक तरीके से खत्म होती रहती हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट कैसे पहचाने, क्या पढ़ने का तरीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कैसे पेपर को एनालाइज करते हैं, इन्हीं सब के लिए तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, तुम्हारे सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब मैंने टेलीग्राम पे ये चीज़ मैं पिछले 2 महीने से सीख रहा हूँ। यही चीज़ मैंने यूट्यूब पर वीडियोस में बताई है। प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ें आपके लिए खोल के रख दी हैं, सारे पत्ते खोल के रख दिए हैं, सारी चीज़ें सामने पड़ी हैं। आपके अंदर वो रुझान होना चाहिए, वो रुचि होनी चाहिए, वो मन होना चाहिए कि मुझे इसी बार का समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी का प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करना है, उत्तीर्ण करना है, क्वालिफाई करना है, और मैं अब इस बार चूकने वाला नहीं हूँ।
अगर आपके अंदर इस तरीके का कमिटमेंट, इस तरीके का दृढ़ निश्चय नहीं है, तो फिर आप चीज़ें करेंगे ही नहीं ना। आप अनुशासन में रह ही नहीं पाएंगे, आप अनुशासित रह ही नहीं पाएंगे, कंसिस्टेंसी आपकी बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। और जो व्यक्ति सिंसियर है और मेरे वीडियोस पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से भी अगर देख रहा है, उसने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है, वो इंसान जानता है कि वो अपनी प्रिपरेशन में कैसे सुधार कर पा रहा है। क्योंकि मैं टू द पॉइंट चीज़ों पे बात करता हूँ, मैं उन चीज़ों पे बात करता हूँ जहाँ पर आपकी कमियाँ हैं और उनसे आप सुधार कैसे कर सकते हो। तो घटनाचक्र और ल्यूसेंट को इस तरह से पढ़ो जैसे तुम्हारा ये धर्म है। जैसे धर्म होता है ना, इंसान फॉलो करता है कि नहीं यार मैं इस धर्म का हूँ, मैं इसको ऐसे फॉलो करता हूँ, ये मेरा धर्म है। आपको उतनी कमिटमेंट, उतनी निष्ठा अपने घटनाचक्र और ल्यूसेंट के साथ रखनी है। हर टॉपर ये पढ़ता है, हर प्रीलिम्स निकालने वाला अच्छे नंबर से इनको चार्ट के जाता है। जो एक होता है ना चार्ट के जाना, टिप पे रहना, ये आपकी टिप पे होनी चाहिए। अगर इसमें से आई चीज़ें आप गलत कर रहे हो तो आप रेस में हो ही नहीं। ये भले ही ये शब्द आपको कड़वे लगें, कटु लगें, आपको लगे कि मैं कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। घटनाचक्र और ल्यूसेंट की चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे क्लियर होनी चाहिए जैसे आपको ABCD या 1 2 3 4 100 तक क्लियर होती है। आई थिंक मैंने आपको घटनाचक्र और ल्यूसेंट की वैल्यू बता दी है। और जिस दिन आप इसमें प्रो हो जाओगे, उस दिन आपको आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस किसी कोचिंग वाले के पास या किसी सर या मैडम के पास जाकर के मांगना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% भरोसे के साथ। आप खुद इतने सक्षम हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे कि आप खुद को पढ़ना, खुद को जानना सीख जाओगे कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। आगे बात करता हूँ टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ मैंने देखा कि लोग, एक टेस्ट सीरीज़ उनके पास है, एक उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, तीसरी के पीछे वो भाग रहे हैं। आपने PYQ तैयार किए यूपी पीसीएस के 2015 से लेकर 2023 तक? अगर हाँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा 10 और आपको बताने होंगे। और अगर आप नहीं बता पाए तो आप उसके बाद में कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, सबसे पहले आप PYQ लगाएंगे। कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पहले PYQ पर ध्यान नहीं देते हैं, ना ही यूपी पीसीएस के, ना ही RO के प्रीलिम्स मेंस के। वो उसके ऑप्शंस को ध्यान नहीं देते हैं। वो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार पूछे जा रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पॉलिटी में अगर आप बात करें तो फाइनेंस कमीशन है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, मेन आर्टिकल्स हो गए, आप उनको अभी तक नहीं पढ़ पाए। फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में शेड्यूल के ऊपर हर बार एक क्वेश्चन आता है, अमेंडमेंट के ऊपर हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज के ऊपर हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। आप उनको सही कर पा रहे हैं। अगर आप उनको सही कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। लेकिन अगर आप PYQ को एनालाइज नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे टेस्ट सीरीज, क्यों? क्योंकि किसी इंसान ने कहा था कि टेस्ट सीरीज के बिना सिलेक्शन नहीं होता है, तो टेस्ट सीरीज लो। टेस्ट सीरीज अगर तुमने किसी पेड कोर्स की नहीं ली तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बस आप वहीं से डूब गए। अगर आपने PYQ को तैयार नहीं किया और आप टेस्ट सीरीज में जंप कर गए तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। और जितने भी वीडियोस आपने YouTube पर देखे या इधर उधर जो भी चीज़ें आपने सुनी समझी, वो सब बेकार हो गई। सबसे पहले आपका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि PYQ को तैयार करें। PYQ को जब आप तैयार कर लेंगे तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो उसमें आप ये जान पाएंगे कि ये जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है जिन भी मैडम या सर के द्वारा, इसकी दम कितनी है, इसमें सामर्थ्य कितना है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअल में किस क्वालिटी के हैं, वो खद्दा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है, या वो एक्चुअल में प्रीमियम बिल्ड है। ये बहुत मैटर करता है। अगर आयोग के पैटर्न को बिना समझे कोई इंसान टेस्ट सीरीज बना रहा है, कोई क्वेश्चंस बना रहा है, वो आपको इतने टफ क्वेश्चन दे रहा है जो आप ना ही कर पा रहे हो, ना ही वो एक्चुअल में एग्जाम में आएंगे, तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। तो इसमें आपकी गलती है, सामने वाले की गलती नहीं है, बिकॉज वो उसका काम है। लेकिन आपके पास ये बुद्धि और विवेक होना चाहिए कि मैं अगर टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ या मैं अगर टेस्ट सीरीज लगा रही हूँ तो मैं ऐसी टेस्ट सीरीज का चुनाव करूँ, चयन करूँ जो एक्चुअल में आयोग के पैटर्न को फॉलो करती हो। देखो, रेप्लीकेट तो कोई नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली सेम चीज़ एकदम 100 के 100 क्वेश्चन बना दिए, लेकिन एटलीस्ट उसके पैटर्न को फॉलो करता हो। आपको अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आपको उसमें क्वेश्चंस, अगर 150 क्वेश्चन बन रहे हैं या अगर 140 क्वेश्चन बन रहे हैं RO के लिए, तो एटलीस्ट उसमें 100 क्वेश्चन तो ढंग के होने चाहिए ना, जिससे आपके टॉपिक्स का रिवीजन हो, जिससे आप जो पढ़ रहे हो वो आप जान पाओ कि हाँ मैंने ये वहाँ पे चीज़ पढ़ी थी, ये यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आई थी और मैंने यहाँ पर ये सही किया, ये गलत किया। तो जब आपके टेस्ट सीरीज में नंबर बनने लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, ऊपर उठेगा कि नहीं भाई, मैं टेस्ट सीरीज में लगातार 5 टेस्ट में नंबर बना रहा हूँ तो मैं एग्जाम में डेफिनेटली नंबर बनाऊंगा, क्योंकि पेपर उसका उसी तरीके से आता है। मैंने क्यों बोला चिक करके? आपको क्या लगता है मुझे पैसे मिले? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। मैंने आपको चिक करके 100 बार बताया कि यार धी IAS की टेस्ट सीरीज आप लगाइए। क्यों? क्योंकि धी IAS का पेपर ऐसा है कि जिस दिन आप धी IAS के पेपर में GS में 100 नंबर बनाने लगे, उस दिन कोई भी इंसान आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से RO का रोक नहीं पाएगा।
उनका स्टैंडर्ड इस तरीके का होता है कि अगर आपके TIS के पेपर में, GS के सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आपके एग्जाम में 75 आएंगे या 65 आएंगे। अगर आपके 80 आ रहे हैं तो या तो आपके एग्जाम में 90 आएंगे या फिर 75 आएंगे। मतलब 5 से 10 नंबर का मार्जिन रहता है ऊपर या नीचे। अब ये जो 5 से 10 नंबर का मार्जिन है ये ऊपर नीचे बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले बीमार पड़ गए, आपकी प्रोडक्टिविटी गिर गई, आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर आप एग्जाम के 1 घंटे पहले नर्वस हो गए, एंग्जाइटी हो गई आपको, आप वहां पर एग्जाम सेंटर पे गए, आपने कभी पहले टेस्ट दिया नहीं है, आपने 100 लोगों को एक साथ अपने सेंटर पे देखा, कोई नोट्स पकड़े हुआ है, कोई रंग बिरंगी चीजें पकड़ा हुआ है, आपको लगा अरे इन्होंने तो बहुत पढ़ाई की है, हमने तो कुछ नहीं किया। फिर वहां पर आपने किसी से बात की चाय पीते पीते, उसने कहा कि अरे तुमको पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक पता है, तुमको एकदम याद नहीं आया। अब तुमने कहा अरे यार मुझे तो पीस इंडेक्स मालूम नहीं है। उसने कहा अरे पीस इंडेक्स तो हर साल आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको आइडिया है उस चीज का, वो मान लो पढ़ के गया है वो चीज, तो वो आपसे कहेगा अरे ये तो हर साल आता है, आपने नहीं पढ़ा। आप कहोगे अरे यार याद ही नहीं है। अब आप हो सकता है उस चीज को चेस करने लगो, जल्दी से आप घटनासार और आई दृष्टि खोल के कि अरे जल्दी से पीस इंडेक्स देख लें। अब उस पीस इंडेक्स के चक्कर में जो 4 क्वेश्चन आप इजी कर सकते थे, आप वो भी डुबा के आओगे। तो इसलिए आपको यह चीज समझनी है कि टेस्ट सीरीज लगानी है, लेकिन उतनी लगानी है जितने में आप जो सिली मिस्टेक्स करते हो, जो ब्लंडर करते हो, वो आप करना बंद कर दो। अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, अगर आपसे 140 क्वेश्चन आरओ के पेपर में अगर जीएस के आ रहे हैं, आप 2 घंटे में उनको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, आपसे क्वेश्चन आप पढ़ ही नहीं पाए, आपसे क्वेश्चन छूट गए, आप पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं जानते हो। आपने पहले पेपर उठाया, 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के टफ मिले, आपने उनको पढ़ा, आपका एकदम जो मोटिवेशन थी गायब हो गई, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आते नहीं थे। देन आप जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है उनको भी नहीं कर पाए और आपका पेपर जीएस का डूब गया। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बताओगे कॉमेंट में तो मैं टेस्ट सीरीज का एक सेपरेट आपको वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं एक टेस्ट पेपर को सॉल्व करके बता दूंगा, या कि यार ऐसे ऐसे इस पेपर को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ये कुछ 3-4 तरीके हैं और इनमें इस तरीके से पेपर अगर टफ आ जाए, ईजी आ जाए तो किस तरीके से करना है। तो टेस्ट सीरीज में आपको वो जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जैसे पेपर में टाइम मैनेज करना, एंग्जाइटी ना होना, पेपर में से इजी और मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन है उनको पहले करना, उसके बाद जैसे 4 ऑप्शन है तो उसमें एलिमिनेट करना आना, या ऑड वन आउट की एक स्ट्रेटजी होती है, वो भी अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा एक अलग से वीडियो में विद सबूत, हर चीज़ सबूत के साथ बताऊंगा। ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैंने तुमको हवा में कह दिया कि ये कर लोगे तो सचिवालय में सिलेक्शन हो जाएगा, चयन हो जाएगा 100% और चाय पीने आ जाओगे, कैंटीन में बढ़िया खाना मिलेगा। नहीं, सबूत के साथ बताऊंगा कि देखो ये चीज़ें हैं, ये ऑड वन स्ट्रेटजी है, इनके थ्रू तुम एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें होती हैं, तो वो एक पेपर को सॉल्व करने का तरीका होता है। टेस्ट सीरीज की औकात उतनी ही रखो, टेस्ट सीरीज को अपना जीवन मत दे दो, टेस्ट सीरीज से सीखो, उसको अपनी लाइफ मत बना लो कि टेस्ट सीरीज होगी तो ही सिलेक्शन होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं सिर्फ 5 टेस्ट पेपर लगाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स में आराम से, और कोई ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लगाता रहता है, वो पढ़ भी नहीं रहा है, वो टेस्ट सीरीज ही लगा रहा है। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। टेस्ट सीरीज लगाने से कुछ चीज़ें आपको पता लगती हैं कि हाँ यार ये मैंने इसमें अपनी स्ट्रेंथ पता करी, मेरी वीकनेस क्या है ये पता चली मुझे, मैं हिस्ट्री में अच्छा हूँ कि ज्योग्राफी में अच्छा हूँ ये मुझे पता लगा। तो टेस्ट सीरीज के कुछ फ़ायदे हैं, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। आई होप कि मैंने टेस्ट सीरीज की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर समझा दी होगी। इसके बाद में बात आती है स्टैंडर्ड सोर्स की। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि अब आपके पास स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ने का समय नहीं है, ना ही स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ने का ये तरीका होता है कि आपने हर सब्जेक्ट की, हर विषय की 1-1, 2-2 सोर्स जान लिए। कई लोग तो ये भी करते हैं कि एक ही विषय के 3-3, 4-4 सोर्स फॉलो करते हैं। वो तो पहले ही फेल हैं, मतलब वो तो डिजर्व ही नहीं करते रेस में भी आना, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की 3 किताबें लेकर बैठे हुए हैं। अरे भैया आप ये बताइए कि आप उन 3 सोर्स को पहले तो पढ़ेंगे कैसे, और अगर आपने उनको पढ़ भी लिया तो आप उनको रिवाइज कैसे करेंगे, और अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो क्या आप स्वामी विवेकानंद हैं? अगर आप स्वामी विवेकानंद जी हैं तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप रात को कोई किताब शुरू करेंगे और सुबह तक खत्म कर देंगे, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ करता था। लेकिन अगर आप अपने को मानते हैं कि आप स्वामी विवेकानंद जी नहीं हैं, तो चुपचाप स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ने का तरीका समझिए। कभी भी स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है कि पहले पेज से आपने उठाया और आप 400 पेज तक पढ़ रहे हो, रोज 50 पन्ने पढ़ते हो, पीछे के 50 पेज आप भूल जाते हो और रिवाइज आप करते नहीं हो। जब तक रिवाइज करने का आपका समय आता है तब तक आपका एग्जाम पास आ जाता है। तो स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ने का तरीका ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको पता लग गई कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने घटना चक्र ल्यूसेंट में रखा, मतलब साथ में आपने रखा। अगर वो चीज़ घटना चक्र ल्यूसेंट से आपको ईजिली समझ में आ रही है, जैसे मान लो कोई टॉपिक आपने उठाया, अब उसमें वहाँ पर समझने की चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, रटने की ज़्यादा है, तो उसको स्टैंडर्ड सोर्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि उसमें जितना स्टैंडर्ड सोर्स से आप करोगे उतना ही उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और रिटर्न उतना मिलेगा नहीं। जैसे अगर कोई छोटी सी चीज़ है सिंपली रटने वाली है तो उसको घटना चक्र ल्यूसेंट से तैयार कर लो, बजाय इसके कि आप स्टैंडर्ड सोर्स आपने खोल लिया, उसमें एक छोटी सी चीज़ को उन्होंने 5 पेज में समझाया है,
तो आपको ये चीज़ स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। यही मैं आपको समझाता हूँ, जो कि एक्चुअल में अब आप सीख गए हो। एटलीस्ट मेरी ऑडियंस जितनी है जो पहले से मेरे साथ से जुड़ी है वो तो बहुत समझदार मैच्योर हो गई है इस मामले में। इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश रहता हूँ कि हाँ चलो कम से कम लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपने उठाया टॉपिक, ल्यूसेंट और घटना चक्र में देखा, अगर रटने वाली चीज़ है तो इससे कर लिया, अगर रटने वाली चीज़ नहीं है और घटना चक्र और ल्यूसेंट से आपने पढ़ा लेकिन आपको समझ में नहीं आया, जैसे कि आपने मान लीजिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ा, पुलकेशिन 2 के बारे में, या हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, या आपने गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी, या आपने मौर्य वंश के बारे में, मौर्य एज के बारे में पढ़ा। अब आपने देखा कि यार घटना चक्र और ल्यूसेंट से मुझे समझ में नहीं आया, मुझे डाउट हो रहा है, मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ऐसा उनमें क्या डिफरेंस था, जो मौर्य काल है और जो मौर्य उत्तर है उसमें क्या डिफरेंस था, या जो गुप्ताज हैं और पोस्ट गुप्ताज हैं उनमें क्या डिफरेंस था, या जो चोल हैं चोलाज उनमें और पल्लव में क्या डिफरेंस था, या पल्लव और चालुक्य के जो रूलर्स थे उनमें क्या डिफरेंस था, उनके आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस था, उनकी जो सोसाइटी थी, समाज था, उसमें क्या डिफरेंस था, उनकी जो इकोनॉमी है उसमें क्या डिफरेंस था। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो फिर आप उठाएंगे अपना स्टैंडर्ड सोर्स जो भी आपने फॉलो कर रखा है, वो आपके ऊपर, आपकी बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है और आपके कंफर्ट जोन पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सोर्स ऑप्ट कर रखा है। वो यहाँ पर नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो सेपरेटली उसके लिए वीडियो है, वो आप जाकर के देख लेंगे। मैंने कई सारे ऑप्शंस के साथ हर चीज़ पहले बता रखी है। तो वो फिर आप उठाएंगे और वो चीज़ आप वहाँ से जा करके उसको पढ़ लेंगे। सिर्फ वो टॉपिक उठाया, जैसे मान लो कि आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन समझ में नहीं आता है, या मान लो कि आपको अकबर के बारे में दिक्कत है, अकबर समझ में नहीं आता है, तो आपने उठाई स्पेक्ट्रम या जो भी अकबर के लिए से जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, मेडिवल हिस्ट्री की जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो, एस के पांडे, सौरभ चौबे, परीक्षावाड़ी, जो भी सोर्स आपके पास है, जो भी पढ़ रहे हो, आपने वो उठाया और उसमें देखा कि भाई अकबर के बारे में यहाँ पे क्या अच्छा दिया गया है, यहाँ पे अकबर के बारे में इन्होंने कोई ऐसा फैक्ट दिया है या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है जो और किताबों में है भी नहीं और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बात की जाए तो इक्तादारी सिस्टम है, तो इक्तादारी सिस्टम है या परमानेंट सेटलमेंट है, तो परमानेंट सेटलमेंट अगर आपको घटना चक्र और ल्यूसेंट से समझ में नहीं आ रहा है तो आपने देखा कि यार इसका मुझे कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअल में जो महालवाड़ी सिस्टम है, रैयतवाड़ी सिस्टम है, या जो ये पूरा आपका इस बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट, ये एक्चुअल में क्या है। तो आपने उस स्टैंडर्ड सोर्स को खोला और वहां से पढ़ लिया, बस वो टॉपिक खत्म हो गया आपका, वो टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया। अब बस उसके बाद में घटना चक्र और ल्यूसेंट से जो मतलब ल्यूसेंट से आपको फैक्ट मिल जाएंगे और घटना चक्र से जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन आए होंगे वो आपके तैयार हो जाएंगे। ये होता है स्मार्ट तरीका और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और जहां पर कोई चीज़ ऐसी है, जैसे मान लो लोकल इवेंट्स है ज्योग्राफी में, आप उसको अगर बहुत ज़्यादा समझने चलोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन समझने का उसमें नहीं आता है, उसमें सिंपली आपको क्रोनोलॉजी के और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन देता है। 4 आपको दे देगा कंट्री, जैसे आपको जर्मनी दे देगा, फ्रांस दे देगा, या इटली दे देगा, या आपको सूडान दे देगा, और वहां पर आपको 4 विंड दे देगा लोकल विंड की, इनको मैच द फॉलोइंग करिए। उसमें उसने कहां से ये पूछी चीज आपसे कि इस विंड में ये कहां से ओरिजिन होती है, कहां पर ये विंड जाकर के गिरती है, ये माउंटेन के पश्चिमी ढाल से उतर रही है या पूर्वी ढाल से उतर रही है, ये सब चीज़ वो नहीं पूछ रहा है। वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, इस चीज़ को समझो, मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी के, या ऐसे ही सिंपल फैक्ट। तो फैक्ट पता होना चाहिए, तो इसके लिए घटना चक्र ल्यूसेंट काम आ जाती है। और वहीं पर अगर भी आपसे वो पूछ ले कि मॉनसून के 2 स्टेटमेंट बना के दे दे कि जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है उसका मॉनसून में जो है वो क्या होता है, या जैसे रिट्रीवल ऑफ मॉनसून है वो क्या होता है, या साउथ वेस्ट जो मॉनसून की शाखा है, जो ये दक्षिण पश्चिम वाली जो ये अरब की शाखा निकलती है, ये क्या है। तो ये घटना चक्र ल्यूसेंट में अगर पढ़ने बैठोगे तो इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहां नहीं मिलेगी। तो इसके लिए फिर आप स्टैंडर्ड सोर्स जो भी आपका है, चाहे आपने एनसीईआरटी फॉलो की हो, या फिर आपने वाणी फॉलो की हो, या फिर आपने वड़वाल फॉलो की हो, तो उसमें फिर जा करके आप स्टैंडर्ड सोर्स में वो टॉपिक मॉनसून वहां से पढ़ लोगे। तो ये होता है स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ने का तरीका। आधी दुनिया फेल इसीलिए हो रही है बिकॉज वो ये कॉपी कर लेती है केवल कि उन फलाना फलाना इंसान ने ये बताया था कि ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है। अरे भाई, उनके पास 3 साल थे, वो 5 साल से वही तैयारी कर रहे थे उसी एग्जाम की, तो उन्होंने आपको बता दिया कि एस के पांडे पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इसमें स्पेक्ट्रम पढ़ लो। एस के पांडे कितने लोगों ने, दिल से आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, एस के पांडे, सौरभ चौबे की किताब कितने लोगों ने खत्म कर ली है। एंशिएंट के, मेडिवल के 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। एस के पांडे और सौरभ चौबे की किताब पढ़ना मजाक है क्या? और मजाक अगर है, अगर आपने वाकई में पढ़ रखी है, तो फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एस के पांडे और सौरभ चौबे की किताबों में सब दिया हुआ है एंशिएंट और मेडिवल का, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आरओ में, यूपीपीसीएस में आते हैं। तो तब तो फिर आप प्रो हो चुके होगे, तब तो फिर आपको कोई चीज़ जानने पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एंशिएंट मेडिवल का कोई भी आप टेस्ट पेपर उठाओगे या कोई भी आप पीवाईक्यू लगाओगे जब यूपीपीएससी के एग्जाम्स का, तो आपके सारे क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। तो इसलिए वो बातें फॉलो करो, वो चीज़ें फॉलो करो, वो तरीका अपनाओ जो एक्चुअल में आप कर सकते हो और जो एक्चुअल में काम करता है, रादर देन इस चीज़ के बजाय कि आपने कोई चीज़ बस सुनी और आपने इस विषय के लिए ये किताबें अच्छी हैं। अरे भाई, अच्छी तो हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए अच्छी थी बिकॉज उसने 5 साल पढ़ाई की है, या उसने यूपीएससी के लिए तैयारी की है। मान लो अब उसने लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ा है, तो
वो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। लेकिन आप अभी 6 महीने से तैयारी में आए हो और आपने ये सपना बुन लिया है कि हम तो इसी बार क्लियर करेंगे, और आपने लक्ष्मीकांत को उठाया, अब 700 पन्ने की किताब, और आप पढ़ने बैठ गए। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने बताया था कि लक्ष्मीकांत से सारे क्वेश्चन आते हैं। अरे लक्ष्मीकांत से डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्या आप लक्ष्मीकांत से अगर क्वेश्चन आएंगे तो उनको कर पाओगे? और अगर कर पाओगे तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसको पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है। तो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज के ऊपर पूरा जितना हो सकता था वो मैंने आपको सारा बता दिया है। उसके बाद में एक पॉइंट आता है कि सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, अगर आपके पास सही तरीका आपको नहीं मालूम है, आप सही मार्गदर्शन में नहीं हो, तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। आप उसके लिए कोचिंग भी ज्वाइन करते हो, जो एक्चुअल में अच्छी कोचिंग होती है, वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कराती हैं, आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करती हैं और आपको फायदा होता है, और वो पेड होती हैं। इसमें कोई खराब बात नहीं है। और बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं, पास्ट में मैंने भी कई चैनल्स को या कई ऐसी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे थे, तो मैंने उनको प्रमोट किया है फ्री में। कोई मुझे पैसे वैसे नहीं मिले, मैंने ऐसे ही बताया कि नहीं यार ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इस समय वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो, इनसे फायदा होता है। आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, आप शून्य IAS की वीडियो जाकर के देखिए। आपको ना ज्योग्राफी में अगर आप प्रो बन जाएं, आपके ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ना आपकी अगर वर्ल्ड मैपिंग अच्छी हो जाए, तो आप मुझे बताइएगा। या इवन आप जो आज़ाद सर हैं, आप उनके ज्योग्राफी की वीडियो देख लीजिए। इवन जो टारगेटिव आलोक में जो पहले आलोक सर पढ़ाया करते थे, उनके जो पुराने वीडियोज़ हैं ज्योग्राफी के, आप उनको जा करके देखिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो भी चीज़ें अच्छी हैं आपको उनको समझना पड़ेगा, और जो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपकी प्रिपरेशन में फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको आपको अपनी प्रिपरेशन से तुरंत हटाना पड़ेगा, अगर आप सिंसियर हो इसी RO 2023 के प्रीलिम्स को निकालने के लिए। सेल्फ स्टडी आपको साथ में करनी पड़ती है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। ये आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन है। यार एक बात बताओ, 5000 बच्चों ने अगर सिलेक्शन उसमें ले लिया, उनके जो पेड कोर्स है वो ज्वाइन कर लिया, अगर 5000 बच्चों ने, 6000 बच्चों ने, या कोचिंग होती है रिवीजन IAS या कोई भी बड़ी कोचिंग है, दृष्टि IAS है, तो उसमें अगर 1 लाख बच्चे ज्वाइन करते हैं, 10,000 बच्चे ज्वाइन करते हैं, 20,000 बच्चे ज्वाइन करते हैं, 5,000 बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? सोच के देखो, वैकेंसी कितनी आती है आपको मालूम है। तो इस बात को तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से कुछ नहीं होता है। साथ में अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, घर पर आकर के आपने ये नहीं देखा, या ऑनलाइन क्लासेस देखने के बाद में अगर आपने नहीं देखा कि जो टीचर ने बताया था, मेंटर ने बताया था, वो एक्चुअल में क्या है, और आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो इसका मतलब यू आर लूजिंग आउट योर गेम। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, उसकी वैल्यू को आप कम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि आपने कोई पेड कोर्स खरीद रखा है। पेड कोर्स सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। ये चीज़ आप जितनी जल्दी अपने दिमाग में गांठ बांध लेंगे, उतना ही आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे प्रीलिम्स में। उसके बाद में एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए। अगर आप इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट पे फिल्टर करना नहीं सीखते हैं, तो आप वक्त के साथ सीखेंगे, लेकिन आपका अटेम्प्ट और आपकी एज कहीं और होगी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग, आप उसको पुश कर सकते हो, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में एक समय या तो काम की चीज़ें रह सकती हैं या फालतू की चीज़ें रह सकती हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में काम की चीज़ों से ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें होंगी, तो फिर आप काम की चीज़ों से फ़ायदा नहीं ले पाओगे। आपको ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, उनको दिमाग से निकालना है। आपको फ़िल्टर करना है। एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म आपके पास होनी चाहिए, जैसे टाइट्रेशन करते थे ना इंटर में। जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, थोड़ा बहुत की केमिस्ट्री की होगी, तो उन्होंने देखा होगा टाइट्रेशन किया जाता था, तो उसमें जैसे ही वो पिंक होने लगता था तुरंत बंद कर देते थे नॉब उसकी। तो आपको वो फिल्टर मैकेनिज्म लगानी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा कि भाई काम की चीज़ क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आते हैं, या जिनको करने से मेरे क्वेश्चन कम से कम 10-15 ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, और इनको मैं अगर तैयार कर लेता हूँ तो मेरे नंबर बनेंगे। तो उतना आपको जानना चाहिए, और उतना अगर आप नहीं जानेंगे तो आपका भला नहीं होगा। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स का मैंने ऑलरेडी दे दिया है। साइंस का नहीं दिया है, साइंस का 1 से 2 दिन में आपके पास आ जाएगा। इकोनॉमी का मैंने दे ही दिया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, सबका दे चुका हूँ। वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। इससे ज़्यादा लड्डू, मोतीचूर के लड्डू बढ़िया एकदम देसी घी के बने हुए कोई नहीं दे रहा है अभी तक। तो अब कोई नहीं दे रहा है, आप जाकर के ट्राई कर लो आराम से, एकदम R&D कर लो, और उसके बाद में अगर मिल रहा हो कहीं पर इतना लड्डू देसी घी का, तो आप बताना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये आपके भले के लिए है। फिल्टर करके दे दिया है सो दैट आपका टाइम ना जाए। उनको लो और आगे बढ़ो। इसके बाद में चीज़ आती है स्मार्ट नोट्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ बुक से ही पढ़ लेंगे। आप एक बात बताओ, आपका एग्जाम सपोज 20 तारीख को है, मान लो 20 दिसंबर को है या 20 जनवरी को है,
15 दिसंबर को आप मोटे मोटे घटना चक्र के कंपाइलेशन अगर लेके बैठोगे, या अगर आप ल्यूसेंट की किताब लेके बैठोगे, उसमें बहुत सी चीज़ ऐसी होंगी जो आपके टिप पर होंगी, मतलब आपको अच्छे से याद होंगी। आप उनको भी रिवाइज करोगे, क्योंकि आपकी आंखों के सामने से जब आप पढ़ रहे होगे, और जिन लोगों ने ये पहले कभी कोई एग्जाम दिया है तो ये चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। जब आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं या आपको याद नहीं है, आप देख रहे हो कि आप उसमें जो चीज़ें आपको ऑलरेडी याद है उनको भी रिवाइज करते हो, क्योंकि आपकी नज़र कहीं ना कहीं जाती है और आप फिर सोचते हो अरे यार लाओ एक बार इसको भी रिवाइज कर लें। एंड आपको पता नहीं लगता है, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर जाते हो, और उसमें एक्स्ट्रा आपका 1-2 घंटा 3 घंटा लगता है। जबकि अगर आप वो चीज़ें जो आपने पहले ही से याद है आपको, अगर वो आपने उस टाइम पर ना पढ़ी होती तो आपको 2 से 3 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा मिलता, जिसमें आप उस चीज़ को दे सकते थे जो आपका एक्चुअल में वीक पोर्शन था। और उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और आप एग्जाम में भी गलत करके आते हो, बट जस्ट बिकॉज कि आपने लास्ट में उन 2-3-4 घंटों को वेस्ट किया था तो आप उन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो इसलिए नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, और नोट्स भी स्मार्ट नोट्स होने चाहिए। नोट्स का फंडा समझ लो, एक पेज अगर पढ़ा तो 1 लाइन का नोट्स हो, 1 लाइन पढ़ी तो उसका 1 शब्द का नोट्स हो, 10 पेज अगर पढ़े तो 1 पेज का नोट्स हो। 10% का रूल होता है नोट्स का, साइंटिफिक तरीका होता है, एक्चुअल तरीका होता है। इससे ज़्यादा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप अपने नाम से एक पब्लिकेशन खोल लो और आप छाप दो उसको, क्योंकि वो एक्चुअल में आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप एक प्रॉपर अपना कंपाइलेशन निकाल रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जो भी लोग ये गलती अभी करते हैं, इस चीज़ पर थोड़ा सा काम करें, आपको रिटर्न मिलेगा। 3 से 4 बार पढ़िए। 3 से 4 बार पढ़ने का मतलब अपने अपने दिमाग के हिसाब से। उसके बाद में जो क्वेश्चंस या जो चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, और आपका दिमाग उसको अभी भी रिटेन नहीं कर पा रहा है, और आपको लगता है कि एग्जाम में आएगा तो मैं गलत कर दूंगा या कर दूंगी, तो उन चीज़ों को नोट्स बनाना होता है। कभी भी जो चीज़ें आपको आती हैं, जैसे अगर आपको ABCD EFGH IJ ये अगर आता है तो आप इसका नोट्स नहीं बनाएंगे। अगर आपको ये बात मालूम है कि हाँ इस शेड्यूल में ये चीज़ है, और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है 249 या आर्टिकल 253 इसमें ये चीज़ है, यहाँ पर आर्टिकल 45 में ये है, यहाँ पर आर्टिकल 17 में ये है, आर्टिकल 14 में ये है, यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन ये है, तो आप उसको नोट्स में नहीं लिखेंगे। नोट्स में आप क्या लिखेंगे जो आप बहुत ईजिली भूल जाते हैं। तो नोट्स के ऊपर मैंने आपको चीज़ बता दी। एग्जाम के पहले ये जो स्मार्ट नोट्स होंगे ना, यही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट नोट्स में आपने उन चीज़ों को लिख रखा होगा जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन आपको याद नहीं था। तो जब आपने एग्जाम के पहले उन फर्रों को, उन 10, 15, 20, 50 पेजों को रिवाइज कर लिया, जो कि गाड़ी में बैठे बैठे अपने एग्जाम सेंटर में बैठे बैठे आप तैयार कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो उनको मल्टीपल टाइम्स, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक सही हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बात आपको मालूम है। जैसे यूपी बोर्ड या ICSE या CBSE, आप किसी भी बोर्ड से रहे हो, ये चीज़ आपने हाई स्कूल इंटर में देखी होगी। आप ये चीज़ करते थे, आप सेंट्रल आईडी आपके पास होते थे, बहुत सी प्रोज की चीज़ें होती थी, बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मुले होते थे, और आप एग्जाम सेंटर के पहले भी उनको रिवाइज करते रहते थे, तो आपको रिजल्ट मिलता था, डायरेक्ट वही की वही क्वेश्चन मिल जाते थे। बिल्कुल सेम गेम वही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट आती ही आती हैं, तो वो अगर आपके पास फर्रा बना हुआ है कि इसमें इंडिया की रैंक ये थी और ये है, बस 4 रिपोर्ट देखनी है, उन 4 रिपोर्ट में इंडिया की रैंक देख लो, पहले वाला देख लो, लास्ट कंट्री देख लो, और उसमें देख लो कि भाई इंडिकेटर क्या है। कहीं इंडिकेटर में तो खेल नहीं है कुछ, जैसे कहीं कहीं पे होता है ना, जैसे क्लाइमेट एलिमेंट की रिपोर्ट होती है, उसमें क्या होता है ऊपर के 3 खाली होते हैं स्पॉट, और चौथे नंबर से रैंकिंग शुरू होती है, उसमें भी डेनमार्क या नॉर्वे पहले नंबर पर होता है। तो इस तरीके की जो कुछ चीज़ें हैं वो देख लो। वहाँ पर हो सकता है कि वो उसमें ऑप्शन में दे दे स्टेटमेंट है कि पहले नंबर पर डेनमार्क है, जबकि वो पहले पे है ही नहीं, वो है चौथे पे। स्टार्टिंग की 3 जो है वो हटा के रखी जाती हैं, उसमें होता ही नहीं है किसी का नाम। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आप उनको रिवाइज करके बेटर परफॉर्म करोगे अपने कॉम्पिटिटर से। इसके साथ में रिवीजन आपको करना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर इसको बाद में लिखा है, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी है कि बिना रिवीजन के अगर आप सोच रहे हो कि आप सिलेक्शन ले लोगे तो वो अंधेरे में तीर मारने जैसा है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं 1 घंटे रिवाइज करिए, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं आप 2 घंटे रिवाइज करिए, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 2.5 घंटे रिवाइज करिए। ये आपका एक प्लान होना चाहिए। आप आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो आप पीछे का भूलते जाएंगे। दिमाग ऐसे ही काम करता है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप जाइएगा, थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ों के बारे में पढ़ लिया करिए कि एक्चुअल में साइंटिफिक तरीके से किस तरह से पढ़ाई करते हैं। किसी दूसरे की ऐसे बात मत सुनिए, किसी यूट्यूबर ने कह दिया, किसी भैया ने बता दिया तो ऐसा ऐसा नहीं, आप अपना खुद का दिमाग लगाइए। आप एक बार जा करके देखिए साइंटिफिक आर्टिकल्स जो जर्नल्स होते हैं, जिन वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जरा उनकी बात जा करके सुन लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि हाउ योर ब्रेन वर्क्स। आपको पता चलेगा कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी मेमोरी के लिए, आपके दिमाग के लिए। तभी आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने किसी चीज़ को एक बार पढ़ा और बस आपको आ गया। आप उस चीज़ के साथ फेमिलियर हो गए। फेमिलियर इज द राइट टर्म, कि आपको वो चीज़ पता लग गई कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है लाइफ के अंदर। प्रिपरेशन में, हिस्ट्री में ये भी कोई चीज़ थी। लेकिन जब तक आप कम से कम 10 बार, 12 बार, 13 बार इस चीज़ से गुजरोगे नहीं कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, करनाल का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध किस तारीख को हुआ था, तब तक आपको ये याद ही नहीं होगा कि वो 1761 में था पानीपत का तीसरा युद्ध या 1772 में था। आप भूल जाओगे। अगर बसीन की संधि आपने नहीं पढ़ा है कई बार कि 1816 में कि 1818 में है, तो आप भूल जाओ कि आपको बसीन की संधि याद रहेगी। या अगर आपको पुरंदर की संधि में कन्फ्यूजन होता है और अगर आपने नहीं देखा कि पुरंदर की संधि 4-5 बार की कितने बार किस सन में हुई थी, तो आप भूल जाओ कि आप पुरंदर की संधि एग्जाम में आएगा तो सही कर ले जाओगे।
मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए तो हार्ड वर्क मैंने बोला ना, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ स्टैटिक एंड करंट, ये आपको समझना पड़ेगा। ना ही सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से सिलेक्शन होगा, ना ही सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक से सिलेक्शन होगा। स्टैटिक के पोर्शन में आपको मोर देन एवरेज लेके आना है, करंट अफेयर्स में आपको मोर देन एवरेज लेके आना है। इन दोनों ही चीज़ों का एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा आपको। एक अगर आपने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ली, एक साम्यावस्था की स्थिति आपने मेंटेन कर ली, एक सामंजस्य बिठा लिया, तो आपका प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 38 मिनट के आसपास इस वीडियो में हो गए हैं, माफ़ करिएगा। मैं खुद को एक्सप्लेन करने से रोक नहीं पाया क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता था, मैं कैजुअल अप्रोच के साथ आपको नहीं बता सकता था। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, मैं चाहता तो नहीं था कि इतना लंबा वीडियो हो, बट हर टॉपिक को, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने डीपली शेयर किया है, एक्सप्लेन किया है, सो दैट किसी भी बच्चे के दिमाग में, किसी भी कैंडिडेट के दिमाग में एटलीस्ट ये स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डाउट किसी भी तरीके का ना रहे कि ये या ये ऐसा करें तो क्या होगा, ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। हर चीज़ को मैंने खोल के रख दिया है, सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। अब आपके ऊपर है, इनमें जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगें आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चीज़ आपके हिसाब से आपको लग रहा हो कि हाँ ये मैं गलत कर सकता हूँ या करती हूँ अपनी प्रिपरेशन में, एक्चुअल में, और अगर आपने इसको नोट डाउन करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख रखा है, आप सफलता की सीढ़ी डे बाय डे ऑन अ डेली बेसिस चलते चले जाएंगे और आपका प्रीलिम्स होने से एक्चुअल में कोई नहीं रोक पाएगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि इन चीज़ों को जो मैंने इसमें बताई हैं, इनको अगर आपने आज से करना शुरू कर दिया 9 सितंबर से, तो आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 3 हफ्तों के बाद आप खुद में ही एक अपनी परफॉर्मेंस को देख पाएंगे कि आपके अगर पहले नंबर 50 आ रहे थे तो 80 आने लगे, 90 आने लगे, 100 आने लगे। मेरे अंडर में ऑलरेडी इतने बच्चे रह चुके हैं, मैं हर किसी का प्राइवेसी के चक्कर में नहीं आपको टेलीग्राम पे सारी फोटोज डाल सकता, और ना ही मैं इतना पसंद करता हूँ कि बार बार उसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं 10 बार। मेरा प्रचार कमेंट्स में आपको दिख जाएगा, मेरा प्रचार यूट्यूब पर जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनसे दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं वही चीज़ बताता हूँ, या मेरी जो बताई हुई चीज़ें हैं कैंडिडेट जब एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं तो उनके नंबर का पहले आज से 1 महीने पहले 50 आ रहे थे, तो इन्हीं सब चीज़ों को करके 80 आ रहे हैं आज की डेट में। इन्हीं सब चीज़ों को करके, जिसके पहले टोटल मिला करके हिंदी और जीएस में 120 नंबर नहीं आ रहे थे, 110 नंबर नहीं आ रहे थे, वो 135 से 140 हो गए। इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है कि मैंने सब कुछ कर दिया हो। ठीक है, जो चीज़ें मेरे एंड से थी मैंने बताई, समझाई, शेयर की, सुपरवाइज किया, वो ठीक है, लेकिन मेहनत बच्चे की होती है, कैंडिडेट की असली मेहनत होती है, उसको क्रेडिट देना चाहिए एंड उसको बताना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें थी, इतना आप करोगे आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, अगर आपका मन करे तो, बाकी सब आपके ऊपर है। अगर चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अनंत चतुर्वेदी यूपीपीएससी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो मेरा देख रहे हो, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके। और इसके अलावा कोई अगर आपका डाउट रह गया हो या आपका पहली बार आप आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना ड्रॉप कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ तक एंड तक टिकेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में जिसने ये वीडियो देखा होगा और यहाँ तक टिकेगा, वो इस वीडियो के बाद उसकी प्रिपरेशन बदलने तो वाली है, ये 100% गारंटी है। मैं कभी कहता नहीं हूँ कि 100% गारंटी है या क्लेम नहीं करता कभी इन सब चीज़ों का, बिकॉज मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इसको एक्चुअल में पूरा यहाँ तक आकर के देखेगा, उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर धैर्य है, और ये उसकी सिंसियरिटी को शो करता है कि हाँ वो 38 मिनट का वीडियो अगर समझ पा रहा है और उससे कुछ सीख के जा रहा है, तो फिर उसकी प्रिपरेशन अच्छी होना कंपलसरी है।